वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की आज आपकी सेकंड क्लास है। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, उसके एक्सेप्शंस के बारे में, सप्लाई कर्व के बारे में, शेड्यूल के बारे में, इन सब की बेसिक्स बातें क्लास 1 में हो चुकी है। आज की क्लास में हम सारा डिटेल डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। तो आइए सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर 2 एंड द टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लास नंबर 2 एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, यहाँ पे मुझे अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको और मुझे भी, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ रखा है। वो भी वही था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन पी एंड पी अपॉन क्यू। सेम चीज़ यहाँ होगा। अगर मैं इसको लिखूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो यहाँ भी वही होगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन पी एंड पी अपॉन क्यू। यहाँ पे क्वांटिटी एंड प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन था, तो इलास्टिसिटी और डिमांड के पीछे क्या रखते थे हम? नेगेटिव साइन रखते थे। लेकिन अल्टीमेटली इलास्टिसिटी और डिमांड को क्या आना होता था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तभी आता जब यहाँ पीछे कौन सी साइन लगानी पड़ती है? नेगेटिव। क्यों सर? क्योंकि ये अपने आप में क्या, जो ब्रैकेट में रख रहा हूँ ये नेगेटिव था, जिसको मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ ये क्या था? नेगेटिव। क्योंकि चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी क्या होता था? नेगेटिव। और इलास्टिसिटी मुझे क्या रखना पड़ता था? पॉजिटिव। तो इसकी नेगेटिविटी और ये नेगेटिव करके क्या बनता था? पॉजिटिव। क्योंकि जो रेस्पॉन्स होगा ना, रेस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव ही होता है। किसी चीज़ में जो रेस्पॉन्स होगा वो पॉजिटिव होगा। तो अगर मैं प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया लॉ ऑफ डिमांड में, तो यहाँ पे नेगेटिव था, और अगर इसके बाहर मैंने नेगेटिव साइन लगा दी तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या मिलके बन गया? पॉजिटिव। इसलिए मुझे इलास्टिसिटी और डिमांड जब भी लिखते थे हम, तो वहाँ क्या लिखते थे? माइनस चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी एंड पी अपॉन क्यू। अगर कभी हम माइनस साइन लिखना भूल भी जाते थे, तो अल्टीमेटली हम इलास्टिसिटी और डिमांड को एब्सोल्यूट टर्म्स में पॉजिटिव ही कहते थे। आइए, इलास्टिसिटी और सप्लाई में ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि चेंज इन क्यू एंड चेंज इन पी में कैसा रिलेशन यहाँ पे है? पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ ऑटोमेटिक पॉजिटिव रिलेशन है, तो बाहर में पॉजिटिव ही रहेगा, तभी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव तो हम कभी साइन दिखाते नहीं हैं। इसलिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को बड़े आराम से हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी एंड पी अपॉन क्यू। मीनिंग वही है, सब बात वही है कि सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। प्राइस चेंज होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, P1 से P2 जाएगा तो Q1 से Q2 जाएगा। लेकिन हाउ मच, कितना जाएगा? आप देखो ना, मैं आपको अलग अलग सप्लाई कर्व बना के दिखाता हूँ। ये सप्लाई कर्व है, ये एक सप्लाई कर्व है, और ये एक सप्लाई कर्व है। इन तीनों सप्लाई कर्व पे देखो, ये प्राइस एंड क्वांटिटी है। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइस चेंज करता हूँ। मान लो ओरिजिनल प्राइस, यहाँ देखना ओरिजिनल प्राइस ये है। देखो, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है, ओरिजिनल क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी है। ये P1 से कहाँ गया? P2। ये Q1 से कहाँ गया? Q2। Q1 से कहाँ गया? Q2। Q1 से कहाँ गया? Q2। आप देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी हर जगह क्या है? अलग अलग है। चेंज इन पी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो अल्टीमेटली प्राइस के बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन कितना बढ़ेगी? हाउ मच? इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी विल इंक्रीज, दिस इज लॉ ऑफ सप्लाई। बट हाउ मच इंक्रीज? हाउ मच इंक्रीज? दिस इज व्हाट? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये सब बातें ना आप पहले से ही पढ़े हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में इसको निकाल रहा हूँ। जो मेन बातें होगी उस पर मैं स्टे करूँगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। लेकिन कितना चेंज होगा? प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, ये कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्योंकि कितना चेंज होगा ये बात होती है, रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है, और रेस्पॉन्स को ही हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। बस बेसिक इंट्रोडक्शन तो इसके बारे में हो चुका है। ठीक है सर, अगर बेसिक फॉर्मूला भी इसके बारे में जाना जाए, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का बेसिक फॉर्मूला यही है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी एंड पी अपॉन क्यू। दैट्स इट, यही बेसिक फॉर्मूला है। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसका, काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
काइंड्स, कितने काइंड्स के हैं? सबसे पहला लिखिए यूनिटरी इलास्टिसिटी, यूनिटरी इलास्टिसिटी। दूसरा लिखिए इलास्टिसिटी, इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। दूसरा टाइप है आपका रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, रिलेटिव इलास्टिक सप्लाई। और तीसरा होगा रिलेटिव इन इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिव इन इलास्टिक सप्लाई। फोर्थ होगा परफेक्टली इलास्टिक, सप्लाई। एंड फिफ्थ होगा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। समझ गए? ये 5 तरह के सप्लाई हुए, एक एक करके हम लोग बात करते जाएंगे बहुत सिंपल तरीके से। देखिए, जब भी कभी सप्लाई कर्व, ज़्यादा वक्त मत लगाओ बच्चों इन पे, क्योंकि स्टडी मटेरियल तो आपको हम देंगे ही ना, वहाँ सब कुछ एक्सप्लेन्ड है सारा। ज़्यादा वक्त मत लगाओ, स्टडी मटेरियल अपने सामने रखो और सब समझते जाओ। अगर कोई भी सप्लाई कर्व ओरिजिन को टच करते हुए जाता है, कोई भी सप्लाई कर्व, ये सप्लाई कर्व है और ये ओरिजिन है, अगर ओरिजिन को क्रॉस करता है कोई भी सप्लाई कर्व, तो इसका मतलब यहाँ इलास्टिसिटी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। चेंज इन पी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन पी, अनप्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी क्या होगा? सेम होगा। सिंपल फॉर्मूला है, अभी मैं इसको प्रूफ भी करूंगा आपको ज्योमेट्रिकली। अगर ओरिजिन से कोई सप्लाई कर्व क्रॉस करता है, इसका मतलब इलास्टिसिटी क्या? 1 है। दूसरी बात, अगर कोई सप्लाई कर्व, ये क्वांटिटी और ये प्राइस है, ये क्वांटिटी और ये प्राइस है, कोई सप्लाई कर्व अगर प्राइस एक्सिस को कट करता है, कोई सप्लाई कर्व मान लो ऐसे है और उसको बैक ले जाओ तो कहाँ कट करता है? क्वांटिटी एक्सिस को, यहाँ कट करता है। ऐसा कोई सप्लाई कर्व है, तो वो सप्लाई कर्व में जो इलास्टिसिटी होगी वो मोर देन 1 होगी। यहाँ ए एस क्या होगी? मोर देन 1 होगी। अगर कोई सप्लाई कर्व ऐसा है, इलास्टिक सप्लाई कर्व की बात हो गई। अगर कोई सप्लाई कर्व ऐसा है जो ऐसे ड्रॉ हो रहा है, उसको बैकवर्ड अगर ले जाओ तो कहाँ कट करेगा? वो क्वांटिटी एक्सिस को। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। मतलब ऐसा कोई सप्लाई कर्व है जो यहाँ से टच करता हो, तो यहाँ पे जो होगा ना वो क्या होगा? यहाँ पे इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। जितनी प्राइस में चेंज होगी उतनी क्वांटिटी में चेंज नहीं होगी। आई एम सॉरी, लेस देन 1 होगी। क्लियर? और क्या होगा? कोई भी सप्लाई कर्व इन 3 पॉइंट को ही क्रॉस करके जाएगा। अगर मान लो कोई सप्लाई कर्व ऐसा है जो प्राइस एक्सिस को कट करते हुए हॉरिजॉन्टल टू क्वांटिटी एक्सिस है, तो इसका मतलब यहाँ इलास्टिसिटी क्या है? इन्फिनिटी है। इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, क्योंकि प्राइस में नहीं भी चेंज हुआ तो भी क्वांटिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर कोई सप्लाई कर्व ऐसा है जो वर्टिकल है एंड पैरेलल टू द प्राइस एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एंड टचिंग टू व्हाट? क्वांटिटी, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा? 0 होगा। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई होगा, क्योंकि प्राइस में चेंज तो हो रहा है लेकिन क्वांटिटी कांस्टेंट है। कितना आसान हुआ, कितना जल्दी मैंने इन सब चीज़ों को निपटा दिया। लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब प्रूफ करके बताता हूँ आपको। इसको मैं प्रूफ करके समझाता हूँ तो बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे इन बातों को। हेडिंग लिखिए, मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कैसे मेजर किया आपने इसको? मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या मतलब हुआ इसका?
पहले इसका मतलब ही समझ लो, फाइनल डिसीजन ही समझ लो क्या होने वाला है, फिर प्रूव करेंगे। इलास्टिसिटी अगर किसी पॉइंट निकालते, मान लो ये सप्लाई कर्व है, देखो ये है सप्लाई कर्व, ये ओरिजिन है, और ये मान लो ओरिजिनल प्राइस है P1, ये ओरिजिनल क्वांटिटी है X1, ये सप्लाई कर्व S है, और ये सप्लाई कर्व जो क्वांटिटी एक्सिस को, ध्यान देना, क्वांटिटी एक्सिस को कहाँ काट रहा है, D पे काट रहा है, क्वांटिटी एक्सिस को D पे काट रहा है। तो आपको पता है कि इलास्टिसिटी क्या होगा, पहले इसका फाइनल डिसीजन लिख लीजिए। इस केस में इलास्टिसिटी होगा dx1 अपॉन OX1, ये इलास्टिसिटी होगा, याद रखिएगा। dx1 मतलब जहां से जहां तक, जहां सप्लाई कर्व ने काटा और ओरिजिनल क्वांटिटी तक, ये dx1 है। OX1 क्या है सर, OX1 जो ओरिजिन है वहां से लेकर के ओरिजिनल क्वांटिटी तक, ये OX1 है। सप्लाई कर्व को बैक ले जाओ, क्वांटिटी एक्सिस को जहां कट करता है, कोई भी एक्सिस को जहां कट करता है, चाहे क्वांटिटी एंड प्राइस, वहां से ले लो आप, ठीक है ना। हालांकि एक्सटेंड करोगे तो क्वांटिटी X6 तक ही ले जाना पड़ेगा आपको, तो अल्टीमेटली क्या हो गया आपको, dx1 अपॉन OX1। कैसे होगा सर, ये प्रूफ करके दिखाओ कैसे होगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। मैंने इसको असाइनमेंट में आपको पूरा, सॉरी स्टडी मटेरियल में पूरा प्रूफ कर रखा है, लेकिन मैं एकदम ब्रीफ में इसको प्रूफ करके बताते चलता हूँ आपको। क्या प्रूफ करने जा रहे हो सर, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का ये फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ। देखिए, एक सप्लाई कर्व लीजिए आप, वेरी गुड, लिया आपने, इसको यहाँ काटा। मैंने भी कुछ देर पहले क्या कहा था, जहाँ ये टच करता है उसको पॉइंट क्या लो D, ओरिजिन को O मानो। ये प्राइस लो, ये कौन सी प्राइस है, ये ओरिजिनल प्राइस है P1, और ये चेंज इन प्राइस है, क्या ये P2। स्टडी मटेरियल में एक चेंज करवाता हूँ, वहाँ एक मिस्टेक है, देख लीजिएगा आप। यहाँ मिस्टेक ये है कि ये P1 होगा और ये क्या होगा, ये P2 होगा, ध्यान रखिएगा, और कोई बात नहीं। P1 P2 है, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है आपकी, X1 है, ये क्वांटिटी क्या है, X2 है, X2 है। अब आप बताइए, ये पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे, ये क्या पॉइंट रखिए आप, A, ये पॉइंट क्या रखिए B, इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए, इसको लीजिए C। चेंज इन क्वांटिटी क्या है, चेंज इन क्वांटिटी है X1 X2, चेंज इन प्राइस क्या है, चेंज इन प्राइस है BC। भाई चेंज इन प्राइस P1 P2 है ना, उसको हम BC भी बोल सकते हैं, चेंज इन प्राइस क्या BC। और चेंज इन क्वांटिटी ये भी है AC, चेंज इन क्वांटिटी AC भी है, क्योंकि X1 X2, ध्यान दीजिएगा, ये X1 X2 ये इक्वल है, और ये BC और ये इक्वल है, ठीक है जी। तो अब आप बताइए, अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताइए, क्या बताया था मैंने आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है सर, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन P अपॉन Q। इसको क्या लिख सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी को, चेंज इन क्वांटिटी को लिखिए आप AC अपॉन BC इंटू P अपॉन Q, P अपॉन Q। और थोड़ा सा रिफाइन कीजिए इसको आप, AC अपॉन BC, P को क्या लिख सकते हो, P को लिखोगे OX1, सॉरी P को क्या लिखोगे, OP1, ओरिजिनल प्राइस, एंड ओरिजिनल क्वांटिटी OX1, OP1 अपॉन OX1। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कोई बड़ी बात अभी तक है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखना तुरंत इसको हम चेंज कर देंगे। यस सर, यहाँ तक ठीक है। अब आप देखिए क्या चीज़ है, अब आगे बढ़िए थोड़ा सा, देखिए एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ क्या, जो OP1 है ना, OP1 ES इक्वल टू, फिर से देखिए AC अपॉन BC इंटू OP1 को हम लिख सकते हैं क्या, OP1, ये OP1 है, ये किसके इक्वल है, ये AX1 के इक्वल है। OP1 को क्या लिख सकते हैं हम, OP1 इक्वल टू AX1, OP1 इक्वल टू AX1 अपॉन OX1, रहने दीजिए,
ओ एक्स वन, ठीक है। ये डी है, ये डी पॉइंट है, फिर से लिखता हूँ मैं आपको, ठीक है सर। अब आइए, अब बात कीजिए किस में, आप ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको इतना लिखाऊंगा नहीं, यही समझ लीजिए आप, मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। कौन से सर? एक ट्रायंगल ये ए डी एक्स वन, पहले समझाता हूँ फिर लिख दूंगा। दूसरा ट्रायंगल कौन? ये दूसरा ट्रायंगल ए बी सी। अब आप बताओ, आप 10th क्लास में जा रहे हो, 10th क्लास में चले गए अभी सोचने के लिए, अभी 10th क्लास में जा नहीं रहे हो एक्चुअली आप, 10th क्लास की मैथमेटिक्स नहीं है ये। क्या सर, क्या है इसमें? ये एंगल क्या इक्वल है कि नहीं इक्वल? नहीं, सॉरी, नहीं इक्वल है क्या? नहीं नहीं, इक्वल नहीं है, ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होगा शायद, क्योंकि ये तो कोई ऐसे कट नहीं कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं भी, तो ये क्या है? ये 90 डिग्री एंगल है, और ये एंगल इक्वल होगा, ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और ये 90 है, ये भी 90 है, तो थर्ड एंगल तो इक्वल होता ही है। थर्ड एंगल क्या होता है? इक्वल होता ही है। तो एंगल ए किसको इक्वल हो गया? बी के इक्वल हो गया। डी किसके इक्वल हो गया? इसके ए के इक्वल हो गया। और अब समझ गए बातों को, सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल तो होगा ही होगा। जब एंगल सारे इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। बेसिक बात हो गई ना। यहाँ कौन कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे? जो दो एंगल इक्वल होता है उसके बीच के साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। कितनी छोटी बात और कितनी बेसिक बात समझा रहा हूँ मैं आपको, देखो कितना कम ट्रस्ट मैं आप पे करता हूँ। आपको भी हंसी आती होगी, सर इतनी छोटी छोटी बात क्यों बताते हो? हम लोग आता ही है, आपको नहीं पता। जब मेरे पास मैसेज आते हैं तब मुझे पता चलता है कि कई बच्चे बहुत बेसिक बेसिक बातें भी क्या करते हैं, खा जाते हैं। उनके पास बहुत सारा काम होता है बच्चों, यार व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया की बात तो दिमाग में कहाँ कुछ हटता है। ऑलरेडी रैम क्या होती है, इंसान की मेमोरी क्या होती है, भर जाती है। अब मोबाइल की मेमोरी तो नहीं है कि आप बढ़ा सकते हो, अलग से एक्सटर्नल लगा दोगे, यहाँ तो फिक्स मेमोरी है, तो जितना आप रखोगे खाली अपने काम के लिए, तो ये छोटी बात है। अब देखो ये एंगल, ध्यान देना इस बात को, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इतना घिस दिया नहीं, यहाँ पे दिखाएं, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 है, और ये इक्वल है। इसका मतलब कि ए एक्स वन एंड बी सी क्या है? प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए एक्स वन जो यहाँ इस ट्रायंगल का, यहाँ देखना, जो इस ट्रायंगल में ए सी है अपॉन बी सी है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? ए सी के कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सी साइड होगी? ए सी के कॉरस्पॉन्डिंगली साइड होगा डी एक्स वन, और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? ए एक्स वन। तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू डी एक्स वन अपॉन ए एक्स वन। समझ लेना बातों को आप। तो हम क्या, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए सी अपॉन बी सी के बदले रिप्लेस कर सकता हूँ इसको। क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? डी एक्स वन अपॉन ए एक्स वन, डी एक्स वन अपॉन ए एक्स वन इंटू ए एक्स वन अपॉन ओ एक्स वन। ए एक्स वन कट गया, क्या हो गया ये? डी एक्स वन अपॉन ओ एक्स वन। आपको क्या प्रूफ करना था? डी एक्स वन अपॉन ओ एक्स वन इलास्टिसिटी, प्रूफ हो गया ना। इलास्टिसिटी की क्वेश्चन क्या हो गया? डी एक्स वन अपॉन ओ एक्स वन, प्रूफ हो गया। अब देखो इसको, जो मैंने बताया उसमें इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ध्यान देना। मैं यहाँ जस्ट इंप्लीमेंट करता हूँ इस बात को। अच्छा मैंने ग्राफ पहले बना ही रखा तो वही इंप्लीमेंट करता हूँ ना, ग्राफ तो बना ही रखा है। यहाँ देखो इस केस में देखो, यहीं पुट करता हूँ, नेमिंग करता हूँ यहीं पे। ये P1 प्राइस है, और यही O है, और यही DB है, क्योंकि जहाँ पे इसको कट कर रहा है वही पॉइंट को मैंने डी मानने के लिए कहा था ना, तो यही पॉइंट क्या DB है, और क्वांटिटी x1 यहाँ पे। इसका मतलब इस केस में इलास्टिसिटी क्या होगा? OX1 अपॉन DX1। OX1 और DX1 दोनों क्या सेम ही तो है, तो यहाँ इलास्टिसिटी 1 हो गया। इसमें आ जाओ, इसको थोड़ा आगे ले जाओ, इस लाइन को थोड़ा पीछे ले जाओ। इसका मतलब ये क्वांटिटी एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कट कर रहा है, तो ये O है और ये D है, और ओरिजिनल P1 ये है और X1 ये है। अब यहाँ क्या होगा? OX1 सॉरी DX1 अपॉन OX1, ध्यान देना,
मैंने क्या कहा था, समझना, कंफ्यूज मत करना। मैंने कहा था सप्लाई कर्व जो है उसको एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करके देखो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो यहाँ वो एक्स एक्सिस को पीछे में कट कर रहा है, बैक जाके। तो इसका मतलब जहाँ कट करेगा वो पॉइंट क्या ले लो, डी पॉइंट ले लो। और जो ओरिजिन वो तो वो है ही है, और जहाँ ओरिजिनल क्वांटिटी वो x1 है, तो डी एक्स वन अपॉन ओ एक्स वन। यहाँ क्या है, यहाँ डी एक्स वन इज वॉट, मोर देन ओ एक्स वन, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, मोर देन वन हो जाएगी। यहाँ आ जाओ, इस पॉइंट पे देखो P1 ये है, यहाँ पे क्या है, ये x1 है, ये D है, ये O है, तो यहाँ क्या होगा, ओ डी, सॉरी, डी एक्स वन अपॉन ओ एक्स वन। यहाँ पे डी एक्स वन क्या है, डी एक्स वन इज लेस देन ओ एक्स वन, इलास्टिसिटी लेस देन वन हो गया। मान गए? तो ये पूरी बात यहाँ पे है, समझ गए ना? इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे भी देख लो एक बार, देखना चाहो तो। इस केस में जो सप्लाई कर्व है, वो सप्लाई कर्व जो है वो क्वांटिटी एक्सिस को कट करेगा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, क्योंकि पैरेलल है ना, तो इन्फिनिटी पे कट करता है, कभी मतलब कट करेगा ही नहीं। इसका मतलब सप्लाई कर्व और ओरिजिनल क्वांटिटी एंड डी एक्स वन क्या होगा, यहाँ इन्फिनिटी, इसलिए इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। और इस केस में इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ डी एक्स वन क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डी एक्स वन तो इसी पॉइंट पे है। तो ये आपने प्रूव भी कर लिया और समझ गए सारी बातों को। रिपीट भी कर सकते हैं, और आप चिंता नहीं कीजिए, आपकी इस हेल्प के लिए मैंने क्या किया कर रखा है, सारी बातें यहाँ पे बहुत ही आराम से। आपको अगर समझने में दिक्कत होती है, आप पॉज कर दीजिए लेक्चर को, एक बार पढ़ लीजिए, फिर सुन लीजिए, तुरंत क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए इसको थोड़ा सा स्लाइटली फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं है, ये आपको भी अनुभव हो रहा होगा, लेकिन फिर भी टच करते निकल रहा हूँ। स्टडी मटेरियल सामने है, पॉज बटन आपके सामने है, आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेंशन इस बात का रहता है कि ऐसा नहीं हो कि बच्चों में हमारे पर ब्लेम लगाते हैं कि सर तो फटाफट निकल जाते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने देखा कि छोटी छोटी बातों में मैं पूरे घंटे लगा देता हूँ, इसे चिंता मत करना, सारे सब कुछ सामने में। भाई मैं आपकी क्लास आने से पहले सारा स्टडी मटेरियल देख लेता हूँ ना, कि भाई मुझे आज की टॉपिक में कितनी सीरियसनेस है, कितनी खास बात है, उतना ही टाइम लगाना है ना, टाइम भी तो बचाना है। अभी तक मैंने जिस सप्लाई कर्व की बात करी थी वो सारे सप्लाई कर्व था स्ट्रेट लाइन। अब लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, नॉन लीनियर सप्लाई कर्व। नॉन लीनियर सप्लाई कर्व क्या मतलब हुआ सर? सप्लाई कर्व ऐसे भी तो हो सकता है। अब मैं इसको इतना जल्दी बता रहा हूँ तो आपको कहोगे सर जल्दी क्यों? क्योंकि ये सब कुछ लॉ ऑफ डिमांड में हो चुका है, इलास्टिसिटी डिमांड में हो चुका है। ये सप्लाई कर्व ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? सप्लाई कर्व ऐसा भी हो सकता है। अब जब नॉन लीनियर है, इसका मतलब क्या है कि अब जब लिखो लीनियर है, तो लीनियर में तो सप्लाई कर्व ऐसा है, हर जगह सेम ही बिहेव होगा इसका। जब नॉन लीनियर तो इलास्टिसिटी हर पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, सेम तरीका होगा। सेम तरीका कैसे होगा सर? इस पॉइंट पे निकालना है ना, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब वो देखो कि वो टेंजेंट क्या है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ कट कर रहा है उस पॉइंट को क्या मान लो, डी। ऑरिजिन तो ऑरिजिन है, ओरिजिनल क्वांटिटी ये है, ये x1 है। वही फॉर्मूला कि यहाँ पे क्या लग गया, डी एक्स वन अपॉन ओ एक्स वन। यहाँ इलास्टिसिटी क्या हो गया, साफ साफ दिख रहा है, मोर देन वन हो गया, इलास्टिसिटी मोर देन वन हो गया। एक ऐसा भी लाइन होगा जो कहाँ से क्रॉस करेगा, ऑरिजिन से। ऑरिजिन से क्रॉस करेगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये x1 है, यहाँ अलग निकाल लो। बात समझ गए? ऑरिजिन से जब क्रॉस करता कोई लाइन तो पता ही उस केस में क्या होता है, डी एक्स वन अपॉन ओ एक्स वन क्या होगा, वन हो जाएगा, इलास्टिसिटी वन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक लाइन क्या करे, यहाँ से क्रॉस करे, वही बात हो गई, तो उस पॉइंट में डी यहाँ हो जाएगा। तो आप समझ गए ना, मैं तीन अलग अलग ग्राफ बना के दिखाता हूँ तो समझ में आएगा आपको। मान लीजिए नॉन लीनियर है, ये पॉइंट लो, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगा, मोर देन वन होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स डी एक्स वन क्या होगी, डी एक्स वन इज मोर देन ओ एक्स वन, डी एक्स वन इज वॉट, मोर देन ओ एक्स वन।
एक दूसरा ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको, ऑरिजिन से लाइन लेता हूँ। इस पॉइंट पे क्या होगा, OX1 एंड DX1 दोनों सेम होगा, तो इलास्टिसिटी क्या होगा, 1 हो जाएगा। एक और लाइन ले लेता हूँ। चलो आज की क्लास में जितना एक्सपेरिमेंट करवाओ, ये पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ से क्रॉस कराओ, यहाँ ले लो। यहाँ देखो ये पॉइंट X1 है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट O है, तो यहाँ पे क्या हो गया, DX1 इज लेस देन OX1, तो इलास्टिसिटी क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। जिस पॉइंट पे आपको निकालना हो उस पर क्या कर लो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। इसका मतलब है कि कभी भी कोई नॉन लीनियर सप्लाई कर्व है, ऐसा सप्लाई कर्व नॉन लीनियर, तो यहाँ 3 रेंज होगा। एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। इससे इधर इलास्टिसिटी क्या होगी, मोर देन 1 होगी। और इससे इधर इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। 3 रेंज हो जाएगा। नॉन लीनियर सप्लाई कर्व का 3 रेंज हो जाएगा, मोर देन एंड लेस देन। आइए बच्चों, आपके संतुष्टि के लिए, थोड़ी आपको सेटिस्फेक्शन मिले कि सर आराम से करा रहे हैं, देखिए सब कुछ सारा ड्रॉ किया हुआ है। ये सब एज इट इज थ्योरेटिकली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, ये सब न्यूमेरिकली पूछे जाएंगे। कहीं भी किसी चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है, कहीं भी किसी चीज़ का। आगे बात आती है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसको मैं यहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ही बेसिक थ्योरी है ये। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी सप्लाई कौन कौन डिसाइड करता है, टाइम पीरियड ऑफ कोर्स डिसाइड करता है। सप्लाई एंड डिमांड दोनों का टाइम के साथ बहुत लेना देना है। टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। आज जिस चीज़ की मार्केट में सप्लाई हो रही है, हो सकता है ऐसे 5 साल पहले उसकी सप्लाई ना हो रही हो सकता है ऐसे 5 साल बाद उसकी सप्लाई ना हो। टाइम के साथ साथ सामान क्या हो जाता है, आउटडेटेड, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड, तो कई सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए टाइम का बहुत बड़ा रोल है, एकदम आपको पढ़ते जाना है। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉस्ट एंड फैक्टर प्रोडक्शन। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन मतलब जो सामान आप बना रहे हो, जिसकी प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो कितना हमारे पास है, कितना उपलब्ध है, और उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या लगेगी, इस बात पे भी आपका सप्लाई डिपेंड करता है। इस सब चीज़ों पे सप्लाई डिपेंड करता है, और सप्लाई डिपेंड करता है तो इलास्टिसिटी भी डिपेंड करता है। तो ये पूरा पढ़ते आना। बिहेवियर ऑफ द कॉस्ट एंड आउटपुट वेरीज, ये भी उसका थर्ड पॉइंट है। कॉस्ट एंड आउटपुट वेरीज। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज रैपिडली, output as the output rises, then the inception to expand production, right, expand production, and there is an increase in supply in the response to the price rise will be limited due to increase in the cost. अगर मान लो किसी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, लैंड लेबर ये सब की कॉस्ट क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। मैं समझ गया ना, आप समझ जाएंगे इन बातों को। अगर जो फैक्टर इनपुट्स उनकी कॉस्ट में एकदम रैपिडली राइज हो रहा है, तो फिर आपको याद होगा इनिशियली मैंने कहा था कि जब भी कोई प्राइस होती है, जब भी कोई प्राइस, उसका 2 फैक्टर है, एक प्रॉफिट वाला फैक्टर है और दूसरा कॉस्ट वाला फैक्टर है। याद होगा आपको। अगर एक कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो गया ना, तो प्रोडक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इलास्टिसिटी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक क्लियर है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक छोटा टॉपिक था, इस पर जितनी बातें हो गई है मैंने कर दिया है। इसमें इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स। आप इनको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये मैंने सारा थ्योरेटिकली समझा रखा है, ग्राफिकली भी समझा रखा है। आपसे बनता तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं भी खुद देख लेता हूँ। अगर मुझे लगेगा कुछ खास पॉइंट्स इसमें समझाने हैं तो मैं क्या करूँगा, ये क्लास लगा दूंगा। अगर आपके साइड से कोई इंक्वायरी आ गई, कोई क्वेरी आ गई कि सर मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं तो भी क्लास लगा दूंगा। मुझे खुद भी एहसास हो जाएगा कि ये कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स मुझे करना चाहिए तो मैं कर दूंगा। अदरवाइज़ टोटली फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। मैं देख लेता हूँ कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी तरफ से क्या डिमांड आता है वो भी देख लेता हूँ। अदरवाइज़ ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। इस प्रकार इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे कंप्लीट होती है, एंड लॉ ऑफ सप्लाई भी कंप्लीट होती है 2 क्लासेस के अंदर। ये 2 क्लासेस में क्यों कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसकी बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो कहाँ से कैरी किया हमने, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड्स, कंप्लीट हो गया। और तुम्हें बुरा क्यों लगता है कोई टॉपिक अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है? कई बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है कि जितने कम से कम क्लासेस में क्या हो जाए, टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो अब टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत प्रेशियस टाइम है, एग्जाम टाइम भी हो सकता है, कोई और खास काम भी करना है आपको। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको हमारे फुल कोर्स को सब्सक्राइब करना है तो गिवन नंबर आपके सामने नंबर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
इको ऑनर्स की सेमेस्टर 1 से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक ऑलमोस्ट सारे मेन पेपर की क्लासेस हमारे यहाँ होती है। इवन उससे ऊपर लेवल की क्लासेस भी होती है, हमें कॉन्ट्रेंसी क्लासेस भी होती है हमारे यहाँ। अदर स्ट्रीम्स के भी, बीकॉम ऑनर्स के, मैथ्स ऑनर्स के, बीबीई के, अगर आपके फ्रेंड्स एंड ईयर्स हैं उनकी क्लासेस भी होती है हमारे यहाँ। जूनियर सेक्शंस की क्लासेस भी होती है ऑनलाइन की। एक बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट कर रखा है, बहुत वास्ट प्लेटफॉर्म, और हर लेवल पे क्लासेस होती है और उनके स्पेशल नीड को पूरा करती हुई क्लासेस होती है। ध्यान रखिएगा, अपनी किसी भी एकेडमिक नीड्स के लिए हमारा नंबर अपने पास सेव रखिए, व्हाट्सएप कीजिए। डोंट हेजिटेट टू व्हाट्सएप, आपको टाइम में सब बता चुका हूँ, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।